शुरुआत जनमत की बड़ी खबर के साथ करेंगे। आपको बता दें कि इस वक्त की एक बड़ी जानकारी आ रही है। राजौरी में नियंत्रित रेखा पर पाकिस्तानी ड्रोन देखा गया है। भारतीय सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की है। सीमा पर फिलहाल सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो फिलहाल आपको बताते चले कि सतर्कता ऊंचे स्तर पर लगातार देखने को मिली है। स्थानीय प्रशासन और सेना घटनाक्रम पर निगरानी लगातार बनाए हुए हैं। भारतीय सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई कर दी। सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई है। सतर्कता का स्तर भी ऊंचा देखने को मिला है। स्थानीय प्रशासन और सेना घटनाक्रम पर लगातार निगरानी कर रहे हैं। तो राजौरी में नियंत्रित रेखा पर पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए हैं। तो बता रहे हैं कि भारतीय सेना ने तुरंत जवाबी कार्रवाई भी की है। इसके बाद सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई। सतर्कता ऊंचे स्तर पर है। तो नियंत्रण रेखा पर आपको बता रहे हैं कि यह ड्रोन देखा गया था और आपको यह भी जानकारी दे रहे हैं कि इससे पहले भी लगातार कई ड्रोन्स और देखे भी जा चुके हैं। एक बार फिर से ये गतिविधियां जो है वो लगातार बढ़ रही हैं। तो राजौरी में नियंत्रण रेखा पर यह ड्रोन देखा गया था। भारतीय सेना ने तुरंत इस पर जवाबी कार्रवाई भी की है। सीमा पर सुरक्षा फिलहाल बढ़ा दी गई है। तो स्थानीय प्रशासन और सेना घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। तो नियंत्रण रेखा पर आपको बता दें कि यह ड्रोन देखा गया, जिसके बाद हलचल लगातार काफी तेज देखने को मिली। गश्त भी सेना ने फिलहाल बढ़ा दी है। तो इस वक्त की यह बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी। इससे पहले भी आपको बता दें कि ड्रोन देखे गए हैं और एक बार फिर से नियंत्रण रेखा पर ड्रोन देखा गया। जैसे ही सेना की नजर पड़ी, तुरंत आपको बता दें कि जवाबी कार्रवाई भी यहां पर देखने को मिली है और सुरक्षा के लिहाज से भी फिलहाल बंदोबस्त कड़े किए गए। तो आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की नापाक हरकत पर भारतीय सेना प्रमुख ने एक बार फिर से पाकिस्तान को ललकारा है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को एक बार फिर सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है और भविष्य में पाकिस्तान की ओर से किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। जनरल द्विवेदी ने कहा कि 8 आतंकी कैंप अभी भी एक्टिव है, जिनमें से 6 LOC के सामने और 2 अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के सामने हैं। अगर उन्होंने कुछ भी किया तो हम उसके आधार पर कार्रवाई करेंगे। दिल्ली में आयोजित अपनी वार्षिक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल द्विवेदी ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद लिए गए फैसले और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर विस्तार से बातचीत की। हमने 9 में से 7 ठिकानों को पूरी तरीके से निस्तेनाबूद कर दिया, उन्होंने कहा। जनरल द्विवेदी ने बताया कि अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। इसके जवाब में उच्च स्तर पर फैसला लिया गया कि निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। इसी के तहत 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, जो आतंकवादियों के ठिकानों पर सटीक हमले के रूप में चला। सेना प्रमुख ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद उच्च स्तर पर स्पष्ट फैसले लिए गए थे कि निर्णायक जवाब दिया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर को बहुत सटीक तरीके से लागू किया गया। 7 मई को शुरुआत हुई और आपको बता दें कि 22 मिनट में और फिर 10 मई तक कुल 80 से ज्यादा घंटों की कार्रवाई में हमने गहराई तक हमला कर आतंक के ढांचे को तोड़ दिया और पाकिस्तान की परमाणु धमकियों को भी चकनाचूर कर दिया। हमने 9 में से 7 ठिकानों को पूरी तरीके से निस्तेनाबूद कर दिया। जनरल द्विवेदी ने जोर देकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा कि भविष्य में कोई भी दुस्साहस किया गया तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सेना प्रमुख ने सभी संबंधित विभागों जैसे CAPF, खुफिया एजेंसियों, नागरिक प्रशासन, गृह मंत्रालय, रेलवे आदि की सक्रिय भूमिका की भी तारीफ की। Following the Pahalgam terror attack, a clear decision to respond decisively was taken at the highest level. Op Sindoor was conceptualized and executed with precision. As you may be aware, Operation Sindoor remains ongoing. Any future misadventure will be resolutely responded to. Here I must acknowledge the proactive role of all stakeholders at the national level, including CAPFs, intelligences, civic bodies, state administration and other ministries, whether it's MHA, MAITI, railways and many more. Operation Sindoor was the best example of tri-service synergy under clear-cut political directive and full freedom to act or respond. In J&K since 10th May, the situation along the western front and J&K remains sensitive but firmly under control. In 2025, 31 terrorists were eliminated, of which 65% were Pakistan origin
including the 3 perpetrators of the Pahalgam attack neutralized in Operation Mahadev. Active local terrorists are now in single digits. Terrorist recruitment is almost non-existent, only 2 in 2025. Clear indicators of positive change in J&K include robust development activity, revival of tourism and peaceful Sri Amarnath Yatra, which saw more than 4 lakh pilgrims exceeding the 5-year average. The theme of terrorism to tourism is gradually taking shape. मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि भारतीय सेना हर परिस्थिति में सक्षम, सजग और संकल्पबद्ध है, जो हर चुनौती का सामना पूर्ण तैयारी, अनुशासन और आत्मविश्वास के साथ करने के लिए सदैव तत्पर है। राष्ट्र की सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। थैंक यू एंड जय हिंद। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ चल रही कार्रवाई एक बार फिर निर्णायक मोड़ पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। एक और सुरक्षा बल जमीन पर आतंकियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सरकार ने सिस्टम के भीतर छुपे आतंक समर्थकों पर कड़ा प्रहार कर दिया। ये दोहरी रणनीति इस बात का साफ तौर पर संकेत देती है कि केंद्र और आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर प्रशासन आतंकवाद के खिलाफ अब किसी भी स्तर पर नरमी बरतने के मूड में साफ तौर पर नहीं है और जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी सख्ती के साथ लागू किया जा रहा है। जम्मू संभाग के कठुआ जिले के दुर्गम और घने पहाड़ी वाले इलाके में सुरक्षा बलों ने और आतंकियों के बीच मुठभेड़ होती है। फिलहाल आपको बता दें कि खुफिया एजेंसियों से मिली पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस, सेना और अर्धसैनिक बलों की संयुक्त टीम ने बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी शुरू किया। बताया जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद से जुड़े आतंकी इस इलाके में छुपे हुए थे, जो किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में भी थे। आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने इलाके को चारों तरफ से घेर लिया ताकि आतंकियों के भागने का कोई रास्ता ना बच पाए। ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए ड्रोन, थर्मल इमेजिंग उपकरण और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया गया। पहाड़ी और जंगलों से घिरे इलाके में गोलीबारी की आवाजें दूर दूर तक सुनी गई, जिससे आसपास के गांव में दहशत बन गई। एहतियात के तौर पर स्थानीय लोगों को घरों में रहने की सलाह भी दे दी गई थी। सुरक्षा बलों का यह कहना है कि ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक सभी आतंकियों को ढेर नहीं कर दिया जाता या गिरफ्तार उनको नहीं कर लिया जाता। अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई हाल ही के दिनों में जम्मू संभाग में आतंकियों की बढ़ती गतिविधियों को देखते हुए बेहद अहम मानी गई है। इसी बीच मुठभेड़ के दौरान ही जम्मू कश्मीर प्रशासन ने आतंकवाद के खिलाफ एक बड़ा और सख्त प्रशासनिक फैसला लिया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की सरकार और उपराज्यपाल प्रशासन के समन्वय से संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत 5 सरकारी कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। इन कर्मचारियों पर आतंकी संगठनों से साठगांठ और उन्हें रसद गोपनीय सूचना और साथ ही साथ हर प्रकार की अन्य मदद देने की गंभीर आरोप थे। बर्खास्त किए गए कर्मचारियों में एक सरकारी स्कूल के शिक्षक मोहम्मद इशफाक, स्वास्थ्य विभाग में लैब टेक्नीशियन के पद पर तैनात तारिक अहमद शाह, बिजली विभाग के असिस्टेंट लाइनमैन बशीर अहमद मीर, वन विभाग के फॉरेस्ट फील्ड वर्कर फारूक अहमद भट्ट और स्वास्थ्य विभाग में ड्राइवर के पद पर कार्यरत मोहम्मद यूसुफ शामिल हैं। जांच में ये सामने आया है कि ये सभी अलग अलग तरीकों से आतंकियों की मदद कर रहे थे, जिससे सुरक्षा बलों की कार्रवाई और आम लोगों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो रहा था। सरकारी सूत्रों का ये कहना है कि ये कार्रवाई केवल शुरुआत है। आने वाले दिनों में ऐसे और सरकारी कर्मचारियों और व्यक्तियों के खिलाफ भी सख्त कदम उठाएंगे, जो सिस्टम के भीतर रहते हुए देश विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं खबरों में। देश भर के गिग वर्कर्स की हड़ताल ने आखिरकार असर दिखा ही दिया। डिलीवरी बॉय की सुरक्षा को लेकर लंबे समय से उठ रहे सवालों के बीच सरकार ने बड़ा और अहम कदम उठाया है। सरकार के हस्तक्षेप के बाद ऑनलाइन फूड और ग्रोसरी डिलीवरी प्लेटफॉर्म से 10 मिनट डिलीवरी का नियम हटा लिया गया है। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया का आपको बता दें कि उनकी पहल के बाद कॉमर्स कंपनी ब्लिंकिट ने अपने सभी ब्रांड और प्लेटफॉर्म से 10 मिनट में डिलीवरी का दावा हटाने का फैसला किया। इसी तरीके से अन्य बड़ी कंपनियों ने भी समय सीमा आधारित डिलीवरी के प्रचार को खत्म करने पर सहमति जता दी है। ये फैसला ऐसे समय पर आया है जब देश भर में गिग वर्कर्स अपनी सुरक्षा, काम के घंटे और बढ़ते दबाव को लेकर सड़कों पर उतर आए थे। 31 दिसंबर की रात गिग वर्कर्स ने सामूहिक हड़ताल की थी और सरकार से मांग की थी कि डिलीवरी पैटर्न्स की जान को जोखिम में डालने वाले नियमों पर तत्काल रोक लगाई जाए। हड़ताल के दौरान डिलीवरी बॉयज ने आरोप ये लगाया कि 10 मिनट डिलीवरी जैसे दावों के चलते उन पर तेज रफ्तार में काम करने का जबरदस्त दबाव होता है, जिससे सड़क हादसों का खतरा बढ़ जाता है।
श्रम मंत्री ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेते हुए ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी और जोमैटो के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा, काम की स्थिति और कंपनियों की जिम्मेदारी पर चर्चा हुई। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने कंपनियों को साफ शब्दों में कह दिया है कि तेज डिलीवरी के नाम पर किसी भी डिलीवरी बॉय की जान जोखिम में नहीं पड़नी चाहिए। सरकार का स्पष्ट संदेश था, स्पीड से पहले सुरक्षा। सरकार की सख्ती के बाद कंपनियों ने आश्वासन दिया कि वे अपने सभी ब्रांड अभियानों, ऐप नोटिफिकेशंस और सोशल मीडिया पोस्टर्स से भी डिलीवरी की तय समय सीमा हटा देंगे। ब्लिंकिट ने सबसे पहले आधिकारिक तौर पर 10 मिनट डिलीवरी के दावे को हटाने की घोषणा कर दी। अन्य कंपनियों ज़ेप्टो, स्विगी और जोमैटो ने भी इसी तरीके के कदम उठाने का भरोसा दे दिया। कंपनियों का यह कहना है कि अब ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाने के साथ साथ डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। दरअसल के कॉमर्स के बढ़ते चलन के साथ ही 10 मिनट डिलीवरी एक मार्केटिंग टूल बन गया था। कंपनियां ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए अल्ट्रा फास्ट डिलीवरी का वादा कर रही थी, लेकिन इसका सीधा असर डिलीवरी बॉयज पर पड़ता था। कई मामलों में डिलीवरी पार्टनर्स ने यह बताया कि समय पर डिलीवरी नहीं होने पर रेटिंग गिरा दी जाती है या पेनल्टी लगा दी जाती है। इस दबाव में वे तेज रफ्तार में बाइक चलाने और जोखिम उठाने को मजबूर हो जाते हैं। गिग वर्कर्स यूनियन का यह कहना है कि सरकार का यह फैसला उनके लंबे समय से चली आ रही मांगों की दिशा में पहला बड़ा कदम है। उनका मानना है कि इससे सड़क हादसों में कमी आएगी और डिलीवरी पार्टनर्स को सुरक्षित माहौल मिलेगा। श्रम मंत्रालय इस पूरे मामले पर नजर बनाया हुआ है और कंपनियों के आश्वासनों की निगरानी करेगा। सरकार का साफ कहना है कि तकनीक और सुविधा के नाम पर किसी की भी जान का समझौता नहीं हो सकता। कुल मिलाकर गिग वर्कर्स की हड़ताल ने यह साबित कर दिया कि संगठित आवाज का असर जरूर होता है। 10 मिनट डिलीवरी का नियम हटाना न सिर्फ डिलीवरी बॉयज के लिए राहत की खबर है, बल्कि एक मजबूत संदेश भी है कि देश में अब सुरक्षा पहले और स्पीड बाद में की नीति को प्राथमिकता दी जाएगी। महाराष्ट्र में नगर निगम, बीएमसी समेत 29 महानगर पालिकाओं के लिए मतदान 15 जनवरी को होगा, जबकि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन था। चुनाव परिणाम 16 जनवरी को घोषित किए जाएंगे। अकेले बीएमसी में 227 वार्ड हैं, जिसके लिए करीब 1700 उम्मीदवार मैदान में हैं। बीएमसी के मौजूदा पार्षदों का कार्यकाल 7 मार्च 2022 को समाप्त हो गया था, जिसके बाद से नगर निगम का प्रशासनिक कामकाज अधिकारी प्रशासन संभाल रहे थे। ये चुनाव फरवरी 2022 में होने थे, लेकिन विभिन्न कानूनी और राजनीतिक कारणों से लगातार टलते रहे। बीएमसी चुनाव में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प है। यहां पर शिवसेना यूबीटी मनसे गठबंधन और बीजेपी शिवसेना शिंदे गुट आमने सामने हैं। वहीं कांग्रेस गठबंधन और एनसीपी के दोनों गुट शरद पवार और अजीत पवार अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। बीएमसी चुनावों में महाराष्ट्र के दोनों बड़े गठबंधन महाविकास आघाड़ी और महायुति अपने पारंपरिक स्वरूप में नहीं उतर रहे। उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी और राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना गठबंधन में है। कांग्रेस ने बहुजन वंचित आघाड़ी के साथ गठबंधन किया है, जिसमें वाम दल और राष्ट्रीय समाज पार्टी जैसी छोटी पार्टियां शामिल हैं। बता दें कि एनसीपी के दोनों गुट स्वतंत्र रूप से मैदान में हैं। सीटों के लिहाज से बीएमसी में बीजेपी 137 सीटों पर, शिंदे गुट की शिवसेना 90 सीटों पर, शिवसेना यूबीटी करीब 150 सीटों पर, मन से 70 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस ने मुंबई में 143 उम्मीदवार, वीबीए ने 46 उम्मीदवार, जबकि 6 अन्य सीटों पर सहयोगी दलों को दे दी है। कुल मिलाकर कांग्रेस गठबंधन ने 195 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। इसी वजह से बीएमसी की 32 सीटों पर बीजेपी शिंदे सेना और शिवसेना यूबीटी मनसे के बीच सीधा मुकाबला है, क्योंकि इन सीटों पर कोई तीसरा उम्मीदवार है ही नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। बांग्लादेश की धरती पर आज फिर वही प्रश्न खड़ा है, क्या वहां हिंदू होना अपराध बन गया है? लगातार सामने आ रही घटनाएं ये संकेत देती हैं कि बांग्लादेश में हिंदू समाज को योजनाबद्ध रूप से भयभीत किया गया है। कई मंदिरों पर आक्रमण हो रहा है, कई घरों में घुस के हत्या हो रही है, तो कहीं स्त्रियों पर अत्याचार। और एक नहीं, ये अनेकों दिन की घटनाएं सामने हैं, बल्कि एक निरंतर प्रक्रिया चली है। बांग्लादेश की सरकार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर मानवाधिकार की बात तो करती है, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि हिंदू समुदाय असुरक्षा, पलायन और डर के वातावरण में जी रहा है। बांग्लादेश में रविवार की रात अज्ञात बदमाशों ने 28 साल के हिंदू युवक समीर कुमार दास की पीट कर हत्या कर दी। उसका ऑटो रिक्शा लूटकर फरार हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि समीर रविवार शाम करीब 7 बजे ऑटो रिक्शा लेकर अपने घर निकले थे। देर रात तक जब नहीं लौटे तो परिवार ने तलाश की और करीब रात 2 बजे एक खेत में उनका शव पाया गया।
थाने के अधिकारी के अनुसार समीर की हत्या में देसी हथियारों का इस्तेमाल हुआ था। प्राथमिक जांच में ये लग रहा है कि हत्या से पहले आपको बता दें कि पूरी प्लानिंग की गई थी। जांच फिलहाल चल रही है और अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बांग्लादेश में 23 दिनों के दौरान हिंदू की हत्या की यह 7वीं घटना है। इससे पहले 5 जनवरी को बांग्लादेश की नरसिंदी जिले में एक हिंदू दुकानदार की हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि भारत ने भी बांग्लादेश में अल्पसंख्यक खासकर हिंदुओं के साथ हो रहे व्यवहार पर चिंता जता दी। पिछले सप्ताह भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अब वह बांग्लादेश की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि अब बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों और उनकी संपत्तियों पर बार बार हो रहे हमलों का चिंताजनक पैटर्न देख रहे हैं। ऐसी घटनाओं से सख्ती से तुरंत निपटा जाना चाहिए। अब खबर दिल्ली से है। दिल्ली के नागलोई इलाके में स्थित शमशान घाट को लेकर प्रशासनिक नोटिस के बाद सियासी और सामाजिक विवाद खड़ा हुआ। एसडीएम नांगलोई की ओर से शमशान घाट प्रतिबंध को नोटिस जारी किया गया था, जिसमें यह कहा गया कि शवों के अंतिम संस्कार से प्रदूषण फैल रहा है। नोटिस में पर्यावरणीय कारणों का हवाला देते हुए शमशान घाट को बंद करने या वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार करने की बात कही गई। हालांकि इस नोटिस के बाद कुछ सामाजिक संगठनों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने प्रशासन और आम आदमी पार्टी सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। उनका आरोप यह है कि यह कदम हिंदू धार्मिक परंपराओं और संस्कारों के खिलाफ है। विरोध करने वालों का यह कहना है कि जहां एक और कब्रागृह को विस्तार के लिए मिट्टी डालकर उन्हें ऊंचा करने की अनुमति दी जाती है, वहीं शमशान घाट को प्रदूषण के नाम पर बंद करने की बात को दोहरा मापदंड दर्शाता है। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगा दी कि आम आदमी पार्टी के शासनकाल के दौरान एक विधायक द्वारा हिंदुओं को शवदाह के बजाय दफनाने का विकल्प अपनाने की सिफारिश तक कर दी गई थी, जिसे लेकर पहले भी विवाद हुआ था। विरोध करने वालों का यह कहना है कि भले ही अब दिल्ली में सरकार बदली हो, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर वही पुरानी मानसिकता है और साफ तौर पर दिखाई दे रही है। इस मुद्दे पर हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि शमशान घाट को बंद करने या धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप करने की कोशिश हुई तो इसका खुलकर विरोध होगा। उनका कहना है कि शमशान घाट हिंदू समाज की आस्था, संस्कृति और संस्कारों से जुड़ा विषय है और इसे केवल प्रशासनिक आदेशों से समाप्त नहीं किया जा सकता। बिहार के बाद अब झारखंड में भी ज्वेलरी दुकानों की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठाए गए हैं। राज्य में बढ़ती आपराधिक घटनाएं, खासकर सराफा दुकानों को निशाना बनाए जाने के मामले में काफी तेजी आई है। झारखंड पुलिस मुख्यालय ने एक अहम निर्देश जारी कर दिया। आपको बता दें कि इसके तहत राज्य की किसी भी ज्वेलरी दुकान में अब चेहरा ढककर प्रवेश करने पर रोक है। पुलिस के निर्देश के मुताबिक यदि कोई व्यक्ति, चाहे पुरुष हो या महिला, मास्क, नकाब, हिजाब या किसी भी प्रकार से चेहरा ढककर ज्वेलरी दुकान में प्रवेश करता है तो उसे संदिग्ध मानते हुए कानूनी कार्रवाई होगी। निर्देश में स्पष्ट है कि ज्वेलरी दुकानों के भीतर किसी भी चेहरा ढका हुआ व्यक्ति नहीं होना चाहिए। यह फैसला बोकारो में रविवार शाम हुई एक घटना के बाद लिया गया, जहां नकाबपोश अपराधियों ने तनिष्क की ज्वेलरी दुकान में लूट की कोशिश की थी। हालांकि यह घटना असफल रही, लेकिन घटना ने सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। सोमवार को धनबाद जिले के थाने के अंदर औचक निरीक्षण करने पहुंचे बोकारो के डीआईजी आनंद प्रकाश ने इस मामले की फिलहाल जानकारी साझा की। हमारे झारखंड पुलिस मुख्यालय से भी एक सर्कुलर आया था कि पूरे झारखंड में जो भी ज्वेलरी के दुकान है, खासकर जो बड़े दुकान है, तो वहाँ पे कोई भी नकाबपोश नहीं आएगा। मास्क लगा के, औरत भी आएगी तो हिजाब और ये सब लगा के नहीं आएगी। इन सबका चेहरा ओपन होना चाहिए। इसी कारण से कल जो बोकारो में घटना होते होते बच गई। डकैती का प्रयास था, 7 लोग थे, तो वहाँ के गार्ड ने तुरंत पहचान लिया कि भाई नकाब पहन के आया है, तो उसको शक हुआ। उसने जैसे अलार्म बजाया तो सभी अपराधकर्मी वहाँ से भाग निकले। तो इस तरह से खास करके सुनार का दुकान हुआ, ज्वेलरी हुआ, वहाँ पे मेरा नहीं सबका खास निर्देश होगा कि कोई भी नकाबपोश वहाँ पे नहीं जाएंगे। तो जैसे कोई नकाबपोश जाएगा तो संदिग्ध उसको मान करके उस पर कार्रवाई की जाए। तो आगे बढ़ते खबरों में, राजस्थान में 104 जननी एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा के बंद होने से एक बड़ा विवाद खड़ा हुआ। राजस्थान एम्बुलेंस कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह ने आरोप ये लगाया कि चिकित्सा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण समय पर नया टेंडर जारी नहीं किया गया,
जिसके चलते ये सेवा 10 दिसंबर 2025 से बंद कर दी गई। इसके परिणाम स्वरूप इस सेवा में कार्यरत करीब 1200 एम्बुलेंस कर्मचारी बेरोजगार हो गए। शेखावत के अनुसार प्रदेश में 104 जननी एक्सप्रेस सेवा का संचालन वर्ष 2020 से 2025 तक मॉडर्न इमरजेंसी सर्विसेज नामक कंपनी द्वारा किया गया था। कंपनी का स्टैंड टेंडर 10 दिसंबर 2025 को समाप्त हो गया था, लेकिन समय रहते नया टेंडर प्रक्रिया में नहीं लाया गया। इसी कारण सरकार को 104 एक्सप्रेस एम्बुलेंस सेवा बंद करनी पड़ी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि मॉडर्न इमरजेंसी सर्विसेज कंपनी ने इस एम्बुलेंस सेवा में कार्यरत कर्मचारी को सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 महीने का वेतन तक नहीं दिया। यूनियन के मुताबिक बकाया वेतन की कुल राशि करीब 4 करोड़ से ज्यादा है। आपको बता दें कि 3 महीने से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों और उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति गंभीर रूप से खराब हो गई और कई कर्मचारी कर्ज में डूबने की कगार पर जा पहुंचे हैं। देखिए, ये 104 एम्बुलेंस के वो कर्मचारी है जो आज बेरोजगार है। उनका बेरोजगार उनका कारण सबसे बड़ा सरकार है। सरकार ने 5 साल का टेंडर पहले कर रखा था। सरकार को पता था कि आगे आने वाले समय में 10 दिसंबर से पहले टेंडर होना है, लेकिन सरकार के द्वारा किया नहीं गया। और वो टेंडर नहीं करने से जो पुरानी कंपनी चला रही थी एम्बुलेंस, वो कंपनी तो उसका टेंडर खत्म हो गया, लेकिन नई कोई अभी तक आई नहीं। इसलिए आज राजस्थान में 1 महीने से 104 एम्बुलेंस जननी सुरक्षा जो योजना के तहत चलती है, वो आज पूरे प्रदेश में बंद है। उसके 1200 कर्मचारी आज बेरोजगार हैं, वो आपके सामने है। और आज हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने इसलिए आए, सरकार को जगाना है कि 1 महीना हो गया एम्बुलेंस बंद हुए, आप अभी तक सो रहे हो। 1200 लोग कर्मचारी जो बेरोजगार हो गए, लेकिन इनकी नींद नहीं उठी है। इसलिए आज इनकी नींद उठाने हैं कि हमारे देखो, इनकी तरफ देखो, इनका 3 महीने का वेतन नहीं मिला वो दिलाओ, और आगे जो प्रक्रिया है वो जल्दी से जल्दी करके और इनकी नौकरी को वापस दिलाया जाए। इसलिए आज हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। कर आपको बता दें कि आंदोलन जो है वो लगातार चल रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानी जो है वो यहाँ पर सामने आ रही है। 1200 कर्मचारी बेरोजगार भी हो गए हैं, लेकिन सुनवाई जो है वो फिलहाल साफ तौर पर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। तो 3 महीने का जो वेतन है वो भी नहीं दिया गया, जिसके चलते कर्मचारियों के सामने एक बहुत बड़ा संकट जो है वो फिलहाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। जननी एक्सप्रेस बंद हुई, जिसके बाद से लगातार परेशानी जो है आ रहा है, क्योंकि कई आरोप जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। 1200 कर्मचारी बेरोजगार होने के बाद सड़कों पर उतरे, जमकर प्रदर्शन भी किया गया, नारेबाजी भी की गई, लेकिन फिर भी कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं हो रही है। आपको बता दें कि 3 महीने का वेतन ना मिलने के बाद इन सभी कर्मचारियों की जो स्थिति है वो सीधे तौर पर प्रभावित हुई है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये परेशान हैं, सड़कों पर उतरे हुए हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही। तो आगे बढ़ते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में आपको बता दें कि ईडी ने एक याचिका दायर की है जो सीधे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके शीर्ष अधिकारियों को निशाने पर लेती है। ये कोई मामूली विवाद नहीं है, ये मामला है डकैती, लूट और सरकारी कामकाज में बाधा डालने जैसे संगीन अपराधों का। ईडी का आरोप है कि 8 जनवरी को कोलकाता में टीएमसी के आईटी हेड और पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म आईपैक के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और ऑफिस पर छापेमारी के दौरान ममता बनर्जी और उनके अधिकारियों ने पूरी तरीके से अवरोध पैदा किया। ईडी अधिकारियों को धमकाया गया, महत्वपूर्ण दस्तावेज छीने गए और सबूतों में छेड़खानी की गई। ये सारी घटना ये दर्शाती है कि टीएमसी सरकार कानून को मजाक समझती है और अपने कारनामों को छिपाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। याचिका में कुल 17 अपराधों का आरोप लगाया गया था, इसमें डकैती, लूट, चोरी, सरकारी काम में बाधा डालना, सबूत छिपाना या नष्ट करना और धमकाने जैसी संगीन मामले हैं। ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि सभी जबरन ली गई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, स्टोरेज मीडिया और दस्तावेज तुरंत जब्त कर लिए जाए और सील हो जाए। हालांकि ये मामला सिर्फ एक छापेमारी का नहीं था, ये टीएमसी सरकार की सत्ता का दुरुपयोग और कानून की अवमानना का प्रतीक है। ममता बनर्जी खुद कानून की सीमाओं को तोड़ते हुए अधिकारियों और एजेंसियों को धमकाने का काम कर रही हैं। ये साफ संदेश है कि बंगाल में सत्ता के खेल का कोई विकल्प नहीं है और जनता का विश्वास लगातार टूट रहा है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश अब तय करेगा कि कानून की जीत होगी या बंगाल में लोकतंत्र और नियम कानून का मजाक बनता रहेगा। जनता जानना चाहती है कि भ्रष्टाचार और सत्ता का खेल कब खत्म होगा। क्या ईडी की कार्रवाई बंगाल की सड़कों पर फैल रही अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगा पाएगी? सुबह 6:30 बजे आपको बता दें कि ईडी रेड करने के लिए पहुंची थी। ईडी की पहली रेड हुई थी, ऑफिस खाली था। डिजिटल और फिजिकल दस्तावेजों की जांच भी फिलहाल यहां पर शुरू की गई थी।
7:30 बजे ईडी की दूसरी टीम प्रतीक जैन के घर पहुंचती है, वहां पर कार्रवाई शुरू होती है। दोपहर 12 बजे ममता बनर्जी प्रतीक जैन के घर पर पहुंचती हैं। 19 मिनट बाद ग्रीन फाइल के साथ ममता बनर्जी बाहर निकलती हैं। दोपहर 1 बजे ममता आईपैक ऑफिस पहुंची और जो एंट्री और एग्जिट गेट थे वो बंद हो गए। करीब 3.5 घंटे के बाद ममता बाहर निकली। शाम 4:22 का यह घटनाक्रम है। सीएमओ अफसरों ने फाइलें काफिले की गाड़ी में रख दी। तो ईडी ने जांच में बाधा का आरोप लगाया। 8 जनवरी 2026 का यह पूरा मामला। 27 अक्टूबर 2023 राशन घोटाले में ईडी ने तत्कालीन मंत्री ज्योतिप्रिया पर आरोप लगाए थे। 20 घंटे पूछताछ में भी आपको बता दें कि ममता बचाव में उतरी थी। सीबीआई ने पशु तस्करी केस में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया। ममता ने उसके बाद भी बचाव किया। स्कूल भर्ती घोटाले में ईडी ने शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया था। 50 करोड़ नकद और सोना बरामद हुआ था। ममता के ये करीबी थे। नारद स्ट्रिंग केस में सीबीआई ने टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किया था। 17 मई 2021 की यह घटना। ममता का सीबीआई दफ्तर के बाहर 6 घंटे धरना देखने को मिला था। भोंजी घोटाले में सीबीआई कोलकाता पुलिस पर टकराव भी हुआ था। ममता बनर्जी का 45 घंटे का धरना 3 फरवरी 2019 को देखने को मिला था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के साथ कारोबार करने वाले देशों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने सोमवार रात सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बताया कि फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। हालांकि व्हाइट हाउस की तरफ से इस टैरिफ को लेकर आधिकारिक दस्तावेज तो नहीं जारी हुए। ये फैसला ऐसे वक्त पर लिया गया जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन लगातार देखने को मिल रहा है। इन प्रदर्शन में 600 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। दूसरी तरफ ईरान की करेंसी रियाल की वैल्यू अब लगातार 0 के बराबर पहुंच चुकी है। भारतीय मुद्रा में 1 रियाल की कीमत सिर्फ 0.000079 रुपए रह गई है। ईरान पर अमेरिका पहले से ही कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में व्यापार करने वालों में प्रमुख देशों में चीन, संयुक्त अरब अमीरात और भारत शामिल हैं। टैरिफ लागू होने पर इन देशों के अमेरिका के साथ व्यापार पर असर पड़ेगा। भारत पर पहले से ही 50% टैरिफ लगा चुका है अमेरिका पहले ही भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद इसमें 25% आपको बता दें कि रेसिप्रोकल और 25% रूस से तेल आयात को लेकर टैरिफ शामिल कर रहा है। ईरान से व्यापार को लेकर अगर भारत पर टैरिफ लगाया जाता है तो ये कुल टैरिफ 75% हो जाएगा। टैरिफ के चलते भारत को अमेरिका में अपना सामान बेचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जिसका असर भारत के निर्यात पर पड़ेगा। दोनों देशों के बीच टैरिफ विवाद को निपटाने के लिए आज ट्रेड डील पर बातचीत होनी है। भारत ये चाहता है कि उस पर लगाए गए कुल 50% टैरिफ को घटाकर 15% किया जाए और रूस से कच्चा तेल खरीदने पर जो एक्स्ट्रा 25% पेनल्टी लगाई गई है उसे पूरी तरीके से खत्म किया जाए। ट्रंप के टैरिफ लगाने के अधिकार को लेकर अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट कल यानी कि बुधवार को फैसला सुना सकता है। इसे लेकर ट्रंप ने चिंता जता दी थी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि अगर कोर्ट ने उनकी टैरिफ लगाने की अधिकार को सीमित किया तो अमेरिका को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा और पहले वसूले गए टैरिफ लौटाना लगभग असंभव होगा। उन्होंने लिखा कि इतनी बड़ी रकम चुकाने में सालों लग जाएंगे और ये तय करना भी मुश्किल होगा कि किसे कब और कितना भुगतान किया जाए। वर्ल्ड बैंक के 2022 के उपलब्ध डाटा के मुताबिक ईरान ने सबसे ज्यादा चीन, यूएई और भारत से व्यापार किया है। इन देशों को ईरान मुख्य रूप से तेल, पेट्रोकेमिकल्स और औद्योगिक उत्पाद निर्यात करता है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान एशिया खाड़ी देशों के जरिए अपना व्यापार जारी रखे हुए है। 2022 में ईरान का कुल व्यापार करीब 140 अरब डॉलर रहा। इसमें बता दें कि ईरान का निर्यात 80.9 अरब डॉलर और आयात लगभग 58.7 अरब डॉलर रहा। ईरान की निर्यात का सबसे बड़ा हिस्सा कच्चा तेल, पेट्रोलियम उत्पाद और गैस है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल, स्टील, तांबा, कृषि उत्पाद और खनिज भी निर्यात किए जाते हैं। ईरान मुख्य रूप से मिशनरी और आपको बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, औद्योगिक कच्चा माल और दवाएं आयात करता है। ईरान में सरकार सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन का आज 17वां दिन है। ये प्रदर्शन आर्थिक संकट से शुरू होकर अब सत्ता के खिलाफ जा पहुंचा है। इस प्रदर्शन के खिलाफ हुई हिंसक कार्रवाई में 600 से ज्यादा लोग मारे गए।
नॉर्वे स्थित सरकारी संगठन ईरान ह्यूमन राइट्स ने इन मौतों की पुष्टि कर दी। संस्था के मुताबिक मरने वालों में 9 नाबालिग शामिल थे और इसके अलावा हजारों लोग घायल हुए। अमेरिकी नागरिकों से ईरान तुरंत छोड़ने की अपील जो है वो यहाँ पर की गई है। वर्चुअली अमेरिकी दूतावास ने सुरक्षा अलर्ट जारी करते हुए कहा कि अमेरिकी नागरिक ईरान से निकलने की योजना बनाएं और इसमें अमेरिकी सरकार मदद करेगी। ईरान के लिए वर्चुअली यूएस एम्बेसी की ओर से जारी अलर्ट में यह कहा गया कि देश भर में प्रदर्शन तेज हो रहे हैं और इनके हिंसक होने की आशंका है। अलर्ट के मुताबिक गिरफ्तारियों और लोगों के घायल होने की घटनाएं सामने आती हैं। अमेरिका और ईरान के बीच 1980 से राजनयिक संबंध नहीं है, इसलिए ईरान में अमेरिका का फिजिकल दूतावास नहीं है। इसके चलते अमेरिका ने वर्चुअल यूएस एम्बेसी बनाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने रविवार देर रात कहा कि ईरान सरकार प्रदर्शन को रोकने के लिए रेड लाइन पार कर रही है। उन्होंने कहा कि अमेरिका कड़े विकल्पों पर विचार कर रहा है। तो साफ तौर पर ये बड़ी बातें जो है वो यहाँ पर उनकी तरफ से दर्शा भी दी गई हैं। बता रहे हैं कि ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागार ने रविवार को ये कहा था कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो इलाके में मौजूदा सभी अमेरिकी मिलिट्री बेस, शिप्स और इजराइल हमारे टारगेट पर होंगे। ये बयान संसद के लाइव सत्र के दौरान दिया गया था, जहां सांसद डेड टू अमेरिका के नारे लगा रहे थे। बता दें कि कालीबाफ ने ईरान की सुरक्षा एजेंसियों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने स्थिति में मजबूती से काम किया। प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी कि गिरफ्तार किए गए लोगों से सख्त तरीके से निपटा जाए। उन्होंने कड़ी उनको सजा दी जाएगी। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाना 1989 से शुरू कर दिया था और वहीं से आपको बता दें कि ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और तेहरान में अमेरिकी दूतावास पर कब्जे के बाद 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक भी बनाया गया। ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की चिंता जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि कल फैसला आएगा। हमले पर ईरान की अमेरिका इजराइल को धमकी देखने को मिली है। ईरान से व्यापार पर ट्रंप का 25% टैरिफ जो है वो भी देखने को मिल रहा है। तुरंत लागू हुआ फैसला और आपको बता दें कि इसका ऐलान भी सोशल मीडिया के माध्यम से ट्रंप कर चुके हैं। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन 17वें दिन से लगातार जारी है। हिंसा में 648 मौतें हुई हैं, जिसमें 9 नाबालिग शामिल थे। ईरानी रियाल की कीमत लगभग शून्य हो चुकी है। भारत, चीन, यूएई पर टैरिफ का जो असर है वो संभव बताया गया। भारत पर कुल अमेरिकी टैरिफ 75% बढ़ जाएगा, क्योंकि 25% टैरिफ यहां से लगता हुआ नजर आ सकता है। अमेरिकी नागरिकों को ईरान छोड़ने की हिदायत दी गई है। ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो चिंता है वो साफ तौर पर सता रही है। तो फिलहाल आपको बता दें कि जो स्थिति यहां पर बनी हुई है, उसके बाद लगातार ईरान की जो रियाल की कीमत है वो गिरी है, जिसके बाद आपको बता रहे हैं कि 17 दिन से वहां पर प्रदर्शन चल रहा है। 600 से ज़्यादा मौतें हुई हैं, जिसमें 9 नाबालिग शामिल बताए गए थे। और आज की स्थिति अगर हम आपको बताएं तो आज भी यही स्थिति बनी हुई है। अमेरिका पहले ही ईरान को धमकी दे चुका है, ईरान ने भी पलटवार कर दिया है। ईरान की तरफ से साफ तौर पर यह कहा गया है कि अगर अमेरिका ने कुछ भी हस्तक्षेप किया तो उसका असर उसको भुगतना ही पड़ेगा। कुल मिला के अगर अमेरिका ने हमला करने की कोशिश की तो ईरान शांत नहीं बैठेगा और उसको वेनेजुएला ना समझा जाए। और ईरान ने यह भी कहा कि हम पूरी तरीके से सक्षम है हमले का जवाब देने के लिए। तो ईरान पर आपको बता दें कि ट्रंप का हंटर चला है। ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन 17वें दिन से लगातार जारी है और अभी भी ये प्रदर्शन चल रहा है। हिंसा में 600 से ज्यादा मौतें हुई हैं, जिसमें 9 नाबालिग शामिल बताए गए हैं। तो फिलहाल अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।